सुनील सर, यहीं से शुरू करूंगा। ये जो जो उन्होंने कहा कि किस और जा रहा है, संकेत यही था उनका, इसी ये भाव यही था। कैसी राजनीति, क्या विद्रूपता है। आप राज्यसभा जैसी जगह पे भी टूटना, और वैसे टूटने वाले लोग हैं और 2/3 टूट के जा रहे हैं। क्या इसको कैसे देखा जाए, लिया जाए? क्योंकि 27 में पंजाब में चुनाव है, मैक्सिमम जो है पंजाब से ही है, 7 सांसद वहीं से है। शुरुआत आपसे। धन्यवाद संजीव जी। यह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ही प्रयास नहीं है। यह आप पंजाब में की राजनीति में अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ताकत नहीं है महाराष्ट्र अरे पंजाब की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का। सालों साल से वो प्रयास करती चली आ रही है, और यह उसका बहुत ही पुराना फार्मूला है कि पार्टियों को तोड़ करके विभिन्न राज्यों में अपनी जगह बनाना। महाराष्ट्र में आप याद कीजिए, शिवसेना के साथ घुस के उन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाई और शिवसेना को ही तोड़ करके वहां सत्ता में काबिज हो गए। शिवसेना तहस नहस हो गई, उसकी कोई पूछने वाला नहीं। आप असम याद कर लीजिए, असम गण परिषद एक कंधे पर सवार होकर के वहां राजनीति करने के लिए गए। असम गण परिषद आज कहाँ है आपको पता है? पूरा तोड़ दिया उन्हें। आप राष्ट्रीय लोकदल को याद कर लीजिए, जो वहाँ की स्थिति में हरियाणा की स्थिति थी। राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने कई टुकड़ों में तोड़ दिया और एक प्रमुख पार्टी बन के चले आए। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी के कंधे पे सवार थे। ममता बनर्जी के साथ जुड़ करके ही वो पश्चिम बंगाल की राजनीति करना शुरू किए, लेकिन चुनावों में उनको सफलता नहीं मिली और समय रहते ममता बनर्जी ने इनसे अपने आप को अलग कर लिया। फिर उनके पास दोबारा उनके साथ नहीं है 2011 के पहले। और कांग्रेस मैंने उसका अंतिम चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर के था, और कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने बाकायदे वामपंथी सरकार को गिराया और फिर अपना सत्ता में आई। लेकिन जब तक वो 2 चुनाव लड़ी है बीजेपी उनके साथ मिलकर के, समय रहते अलग हो गई। अब ये स्थिति है पंजाब की। पंजाब में इनके पास कौन सी ताकत है? अकाली दल इनका साथ छोड़ चुका है। आप जो पहले मंत्रिमंडल में हरसिमरन कौर बादल उनके मंत्रिमंडल में शामिल थी, दोबारा वो किसानों के मुद्दे पर मंत्रिमंडल से अलग हुई। और अभी उन्होंने लोकसभा के भीतर जो ये परिसीमन का बिल था, उस बिल का उन्होंने जबरदस्त विरोध किया, सरकार के खिलाफ मतदान किया। उनके साथ तो नहीं गई। पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक माध्यम की या एक नेताओं के एक समूह की आवश्यकता है। वो उन्होंने इसकी संभावनाएं आम आदमी पार्टी के इन नेताओं में तलाशी और एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें से कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास कोई जनाधार हो या वो पब्लिक का चेहरा हो, चाहे अशोक मित्तल जी हों, चाहे संदीप पाठक साहब हों, या स्वाति मालीवाल हों। हरभजन सिंह चेहरा है, लेकिन अब कोई पब्लिक के व्यक्ति हैं या पब्लिक में कोई उनकी पैठ है, ये स्थिति नहीं है। और आम आदमी पार्टी को भी मैं कोई बहुत ही विश्वसनीय विपक्ष कभी नहीं मानता हूँ। तो उनकी राजनीति को मैं ही मानता रहा हूँ कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती रही है। और वो उन्होंने अपने आप को इंडिया दल समूह से अलग किया। कई ऐसे मौकों पर उन्होंने ऐसी गतिविधियों में शामिल हुए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली। तो ये स्थिति नहीं थी। कोई आम आदमी पार्टी एक जो विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए, बीजेपी के साथ जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए या उन समूहों के साथ खड़ा होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, वो तो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया कभी भी। तो ये जो स्थिति बनी है लगातार। स्वाति मालीवाल का याद कीजिए ना, स्वाति मालीवाल लगातार इनके विरोधी बोल रही थी, पार्टी बनी हुई थी। आम आदमी पार्टी को, अगर आम आदमी पार्टी को चिंता थी तो स्वाति मालीवाल को तुरंत अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए था। आप किस नैतिकता का परिचय दे रहे थे? आम आदमी पार्टी किस राजनीतिक मर्यादा पर खड़ी थी? जिस समय से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बयान दे रही थी, उनके खिलाफ उनकी गतिविधियां संचालित थी, तो उन्होंने अपनी पार्टी से कहां अलग कर लिया? बीजेपी एक तरफ लगातार दबाव बनाए हुए थे। अब अभी हाल के दिनों में अशोक मित्तल के यहाँ क्या रेड हुआ था, ये आपके राघव चड्ढा साहब, वो पिछले अगर आप याद कीजिए बार बार इनके बारे में कहा जाता था जब वो लीकर कांड का मामला चला था हाईकोर्ट में, जिसमें दोनों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। राघव चड्ढा उसमें आके ऑपरेशन के लिए लंदन चले गए थे, लौटे ही नहीं वो लंबे समय तक।
उनके 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 ऊपर भी बाकायदे हमला किया जा रहा था। तो बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अन्य अपने तंत्र से इन लोगों पे निगाह रखे हुए थी। हरभजन सिंह का मतलब एक वो तो खिलाड़ी व्यक्ति है, वो जहाँ है उनको अपना लोगों ने समझा बुझा दिया होगा, पंजाब के सभी लोग हैं अपना साथ लेके चले गए। लेकिन इसमें से तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर थे। लगातार इनके खिलाफ जांचे, छापे, तमाम गतिविधियां चल रही थी। वो और प्लस स्वाति मालीवाल पहले से विवाद में थी, उनका विरोध चल रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ, और बीजेपी में जाना भी चाहते थे। तो ये उसका परिणाम है। ये निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि यह केवल आम आदमी को तोड़ना नहीं, बल्कि ये टारगेट किया गया है पंजाब की राजनीति को, कि पंजाब की राजनीति में प्रवेश करने का एक रास्ता तैयार किया जाए। जी ठीक। विवेक सर, देखिए नंबर गेम तो ठीक, जो अभी कहा कि नंबर गेम में आपको राज्यसभा में आपको चाहिए, जो प्रदीप सर कह रहे हैं उसी को बिल्कुल सहमत, कि आपको वहां जो बहुमत के लिए नंबर चाहिए उसमें बहुत सारा खेल अभी बाकी है, तो वो आप जो कर रहे हैं उस एंगल से ठीक है। लेकिन जो ये भविष्य की राजनीति, फिर मैं सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आप बार बार मैं आपको वहीं लग के जरूर खड़ा कर लेता हूं कि आप नागपुर बैठे हैं, संघ मुख्य चूचल कमांड खत्म है, जिस तरीके का एक वो सारे लोग जो दागी, जो चीजें आप कहते आए, आप सब कुछ साम नाम दंड भेद की राजनीति यही चलना है। लेकिन ये कितनी दूर तक देर तक चलेगी ये, विवेक सर? संजीव जी, कितने दिन चलेगी ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नया प्रयोग है भारत की राजनीति में। जो खेल बीजेपी खेल रही है वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पर वो खेला जाता था पहले, लेकिन जितने ग्रैंड स्केल पर बीजेपी ये खेल खेल रही है, पता नहीं ये कितने दिन चलेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये तो अभी 30-40 साल नहीं हटेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, ये झूठे भी है और मक्कार भी है। तो ये जो चीज है, जो एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के लिए तीसरा झूठ, ये जो सीरीज है ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि जेन्युइन कुछ भी नहीं है इनके राजनीति में, जेन्युइन कुछ नहीं है इनके क्रियाकलापों में, जेन्युइन कुछ नहीं, इनके पॉलिसीज में, इनके गवर्नेंस में जेन्युइन कुछ नहीं है। तो ये सारा झूठ का जो एक तंबू खड़ा किया है, ये कभी भी गिर सकता है। कब गिरेगा पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टिकेंगे, पर ये चलेगा जब तक है, तब 2029 तक तो है, तब तक तो हमको देखना ही है। 2029 में क्या होगा पता नहीं। अब ऐसा है कि राजनीति जहां तक वो कर रहे हैं तो इनके गिरने की संभावना बनी रहती है। अगर वो राजनीति है वो खत्म कर दे, समझ लीजिए कि 2029 में ये हारने की स्थिति में आ जाए और हार ही जाए इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में हारने के बाद ये सत्ता छोड़ेंगे? मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये मार्शल लॉ जैसी स्थिति भी ला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से सैनिक स्कूल्स वगैरह पूरे देश में खोल के रखे थे। इनके बहुत काडर जो है वो सैनिक स्कूल से निकलकर सेना में भी भर्ती हुए हैं। काफी लोग हैं, इन्होंने हर जगह अपना बंदोबस्त कर रखा है। अगर सारी इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन का जो एक उनका कितना भी रिग करके इलेक्शन अगर वो हारने की स्थिति में आ जाए, तो ये मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये कब तक चलेगा और आगे क्या होगा, किस तरह से सत्ता में बने रहेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने आज तक की उनकी राजनीति में देखा है। जहां तक ये राज्यसभा में अभी जो कुछ भी हुआ उसका सवाल है, ये पहले से ही स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के समय से ही ये यूनिटरी सिस्टम के पक्ष में रहे हैं, ये यूनिकैमरल सिस्टम के पक्ष में रहे हैं, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अगेंस्ट रहे हैं, और ये चाहते हैं कि एक ही सरकार हो भारत की, और बाकी जो जनता है वो सारी इस तरह से ना बटे भाषा के आधार पर या किसी आधार पर, हम सब एक है, ऐसा उनका पहले से कहना है, और ये उसके खिलाफ हमेशा ही रहे हैं। और ये राज्यसभा का जो सदन है, आप देखिए वो अगर ये मान लीजिए कि 10-15 साल सत्ता में, तो राज्यसभा भी खत्म कर देंगे, ये राज्यसभा रखेंगे ही नहीं। वो झंझट उनको चाहिए नहीं कि यहाँ हमारी मेजोरिटी है और वहां नहीं है, तो वहां किस तरह से मैनेज करना। वो मैनेज करने वाला जो झंझट है उससे वो मुक्ति पाने के लिए ये राज्यसभा का इंस्टीट्यूशन ही खत्म करेंगे। इसके बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं, अगर ये बने रहते हैं सत्ता में तो उस सारी प्रक्रिया का एक आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि ये उस प्रक्रिया की ओर देश को ले जा रहे हैं। तो ये स्टेट्स की ताकत कम करना और सेंटर की ताकत बढ़ाना, सेंट्रलाइजेशन बढ़ाना, इस पूरे प्रक्रिया का एक हिस्सा है ये।
और राज्यसभा में पहले तो आपको राज्यसभा में मेजोरिटी लानी पड़ेगी। अगर आपको यूनिकैमरल सिस्टम लानी है तो आपको दोनों हाउसेस में 2/3 या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, और राज्यसभा में जब तक आपके उतने नंबर नहीं बनते आप नहीं कर सकते। तो वो उस सारे प्रक्रिया का ही मैं भाग समझता हूँ। इस एक बहुत छोटी डेवलपमेंट है, एक बहुत छोटा स्टेप है, लेकिन लार्जर पिक्चर देखने की जरूरत है। लार्जर पिक्चर ये है कि ये यूनिकैमरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्लान है उनका, उसका ये पार्ट है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, एज यू सो यू रीप। आम आदमी पार्टी ने इस देश में बीजेपी को लाया किसने है? आम आदमी पार्टी ने लाया है। अब वो वही बीजेपी आम आदमी पार्टी को खाए जा रही है। आप चिल्लाते किसके नाम से? आप किसको दोष दे रहे हैं? आप ही ने तो लाया ये पाप, तो आप इसके फल तो आप ही को भुगतने पड़ेंगे। आप भुगत रहे तो कौन सी बड़ी बात है? मैं इस प्रक्रिया को बिल्कुल गलत मानता हूं। जो भी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है वो सब गलत है। मैं आम आदमी पार्टी का फैन बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी व्यवहार कर रही है वो इतनी बड़ी एहसान फरामोशी है कि जिन लोगों की वजह से ये सत्ता में आए वो उन्हीं को खाए जा रहे हैं। तो ये मतलब अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी अगर किसी तरह से दोषी है तो ये बीजेपी 10 दोषी है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का बेसिक फंडामेंटली आम आदमी पार्टी ने जो इस देश के साथ में खेल किया है, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा मूवमेंट चलाकर बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी को और बीजेपी जैसी फिरकाप्रस्त पार्टी को इस देश की सत्ता में स्थापन किया है, उसके बाद यही होना था। इससे ज्यादा कुछ वो अपेक्षा नहीं कर सकते। अब पता नहीं पंजाब में क्या होता है, क्या पंजाब की सरकार को भी ये गिराने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी को अभी बचे रहना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि इनका तंत्र इतना बड़ा है, इनकी ताकत, इनके रिसोर्सेस इतने बड़े हैं। वो कांग्रेस को इतनी आसानी से वो खत्म नहीं कर पाएंगे, इनको पता है। मतलब ये कांग्रेस मुक्त भारत वाले जो मोदी जी है वो कम से कम पहले कांग्रेस मुक्त भाषण तो करे, उसके बाद कांग्रेस मुक्त भारत होगा। तो पिछले बार जब उन्होंने एड्रेस टू नेशन किया उसमें कांग्रेस शब्द कितने बार उन्होंने उसका उच्चारण किया है भी हमको पता है। तो पहले कांग्रेस मुक्त भाषण कीजिए, उसके बाद कांग्रेस मुक्त भारत कीजिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी मुक्त भारत तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, इतनी उनकी ताकत है। जी।